नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ताज़ी भाप निकलती हुई और करंट अफेयर्स पर आधारित स्टैंड अप कॉमेडी विक्रम बेताल रिटर्न इन अप्रैल 2020 इस कोरोना के टाइम में। तो चलिए देखते हैं विक्रम बेताल रिटर्न। विक्रम बेताल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छी तरह से। ये उन्हीं कालजयी कहानियों के ऊपर है जिसमें महाराजा विक्रम रात में निकलते थे, शमशान से जाके बेताल का शव उतारते थे, उससे कहानी सुनते थे, फिर उसकी दी हुई शर्तों के बीच में उलझ कर लौट के बुद्धू घर आ जाते थे। तो वही विक्रम और बेताल अगर आज के दौर में आ जाए तो बेताल से विक्रम को किस तरह की कहानी सुनने को मिलती है, चलिए देखते हैं। रात हो चुकी है, रात के 12 बजे है, या यूं कहिए कि रात पूरी तरह पाकिस्तान के भविष्य की तरह काली है। महाराजा विक्रम महल से बाहर आते हैं, पूरा शहर लॉकडाउन में घिरा हुआ है, कहीं कोई सन्नाटा नहीं, कोई की आवाज़ नहीं है, किसी किस्म की सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ आए। कुत्ते तक क्वारंटाइन होकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। महाराजा विक्रम नगर से बाहर आते हैं और फिर जंगल से अपने चिर परिचित रास्तों से होकर तेजी से शमशान की ओर बढ़ते हैं। आसमान से ओस राहत सामग्री की तरह टपक रही है। बादलों के पीछे छुपा हुआ चांद चीन के चरित्र की तरह संदिग्ध नजर आ रहा है। जंगली जानवर कभी कभी नजर आते हैं जैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग का फासला बनाए हुए लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हो। महाराजा विक्रम तेजी से आगे बढ़े क्योंकि महारानी के जागने से पहले उनको महल भी लौट के आना है। लेकिन अभी वो शमशान के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि ठिठक कर रुक गए। बड़ा भयानक दृश्य था। 7-8 फीट के फासले पर चटाई बिछाकर मुंह पे फेस मास्क लगाए हुए एक अधेड़ शेर बैठा हुआ था। अब न आगे जाने का रास्ता था, न पीछे लौटने का रिस्क उठा सकते थे। वो शेर उसे देख रहा था और महाराजा विक्रम शेर को देख रहे थे। दोनों में कोई बोल रहे थे पसीने पसीने। हालांकि महाराजा विक्रम की कमर में यूपी से खरीदा हुआ 375 बोर का एक कट्टा लगा हुआ था, कमर में तलवार भी थी। लेकिन वो जानते थे कि उन दोनों में से किसी एक को निकालने का मतलब है शेर द्वारा असमय अपनी पोस्टमार्टम करवाना। उनके पास खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। वक्त गुजरता रहा। थोड़ी देर के बाद में शेर के शरीर में हलचल हुई और उसने धीरे से पंजे से अपना फेस मास्क सरकाया और विक्रम से बोला। वो बोला, अरे काहे नर्भसाए खड़े हो, डरिए मत। वो कहा है कि हम शाकाहारी हो गए, टोटल वेजिटेरियन, डरने की जरूरत नहीं, अब हम इको फ्रेंडली हूँ। अरे हमने तो बकायदा अपने गुफा के दरवाजे पर ई नोटिस बोर्ड चिपका दिया हूँ कि कृपया गाय, बैल, भैंस, बकरा ये सब यहाँ से दूर जाकर चारा खाएं। चारा मतलब घास, वो सब मत सोचा करो, बुड़बक कहीं का। विक्रम हरियाणा, शेर भोजपुरी बोल रहा था। लेकिन ये देखने के बाद या सुनने के बाद में विक्रम का डर काफी कम हुआ कि शेर अपने आप को वेजिटेरियन भी बता रहा है, शाकाहारी। उनको अपनी सांसें वापस लौटती मालूम हुई, इसलिए उन्होंने इंटीमेसी बढ़ाने के लिए, आपसदारी डेवलप करने के लिए पूछ लिया शेर से, एक्सक्यूज मी सर, आप गाय बैल का शिकार नहीं करते? ये चीज़ तो मेरे समझ में आती है क्योंकि आजकल सतयुग में देश के अंदर गाय या बैल पे पंजा मारने का मतलब भी बगैर 302 लगवाए सजाए मौत का सामना करना। आप भैंस का शिकार नहीं करते? भैंस की बात भी थोड़ा बहुत मेरे अकल में आती है क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि संख्या बल कभी काफ़ी भारी पड़ता है। डिस्कवरी चैनल में मैंने कई बार भैंसों से आपको लात खाते देखा है। लेकिन आप बकरे का शिकार क्यों नहीं करते? ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि बकरे के शिकार करने में आपको कौन सा खतरा है। इतना सुनते ही शेर ने दोबारा फेस मास्क हटाया और सर पीट लिया।
शेर ने कहा, अरे एकदम में बुड़बक हो गए हैं का। कोरोना आने के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप क्या चाहते हैं, मैं बकरे का शिकार करूं? और वो हमारा अपोजिशन वाला दुश्मन सब, उन लोगों ने अगर बकरे की लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गाय साबित कर दिया तो हमारी तो हो गई मॉब लिंचिंग। ये चाहते हैं का। हम कोनो अजूबा बात नहीं कह रहा हूँ। जब से देश में सतयुग आया है ना, ऐसा कई बार हो चुका है। अब देखिए चमत्कार सतयुग का, कि जब से सतयुग आया देश में, हमारे जैसे कई शेर बकरा बन गए और कई ओरिजिनल बकरे शेर की आवाज़ निकाल रहे हैं। खैर छोड़िए, जाइए आप जहाँ जा रहे हैं। हमारी तो एक और प्रॉब्लम है। विक्रम को मजा आने लगा। उन्होंने पूछा कि सर जाते जाते आप बता दीजिए, बुरा न मानते तो आपकी और प्रॉब्लम क्या। शेर ने धीरे से कहा, क्या बताएं, अभी परसों डिनरवा में हमने बगैर सत्तू मिलाए 4 किलो चारा खा लिया। तब से उस ससुरा पेट में जाकर बिल्कुल जाम होके बैठ गया। ऐसे जम के बैठ गया है जैसे अमेरिका में कोरोना, टस से मस ही नहीं हो रहा। खैर आप जाइए, कहानी सुनिए। पूरा देश आजकल एक दूसरे को कहानी ही सुना रहा है। हमारी तो प्रॉब्लम है। अब तो हम योगा करूँगा। जान बची तो लाखों मालूम। विक्रम तुरंत निकल के भागे। सामने शमशान था। चिताएं अपोजिशन के अरमान की तरह जल रही थी। कुछ चिताएं जल रही थी, कुछ बुझ चुकी थी और कुछ अधजली पड़ी हुई थी। एक अधजली चिता और अधजली लाश के सामने एक मगरमच्छ लेटा हुआ था। न वो बोल रहा था, न वो कुछ खा रहा था। आंख बंद करके चुपचाप लेटा था। ऐसा लग रहा था देखने के बाद में जैसे किसी शाकाहारी आदमी के सामने गलती से टुंडा कबाब की प्लेट आ गई हो और वो फैसला ही न कर पा रहा है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। पास के एक पेड़ पर बेताल का शव कोरोना के परमानेंट इलाज की तरह, कोरोना के समाधान की तरह लटका हुआ था। विक्रम ने पेड़ के नीचे पहुंचकर ऊपर देखा और आवाज दी कि तू भारतीय रुपए की तरह नीचे आएगा या डॉलर की तरह मैं ऊपर आऊं। जवाब में बेताल मनमोहन सिंह की तरह खामोश था। अब विक्रम पेड़ पर मोदी लहर की तरह चढ़ा और शव को कंधे पर लाद कर कांग्रेस की लोकप्रियता में आई गिरावट की तरह नीचे आया। और जैसे ही वो चलने लगा, आदत के मुताबिक बेताल बोल पड़ा। बेताल ने कहा, राजन तेरा धैर्य आडवाणी जी की तरह प्रशंसनीय है। जिस निष्ठा और लगन के साथ तू मुझे ढो रहा है, उतनी निष्ठा और लगन के साथ तो श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को भी न ढोया होगा। खैर तेरी थकावट उतारने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन चेतावनी देता हूँ कि अगर कहीं तूने बीच में बोलकर मौन भंग किया तो शव लेकर मैं ऐसे उड़ जाऊंगा जैसे बैंकों की आबरू लेकर विजय माल्या उड़ गया था। अब आगे कुआं पीछे खाएं। और विक्रम आजम खान की तरह बेबस हो चुका था। और उधर बेताल ने कहानी शुरू कर दी। बेताल ने कहानी बताई कि राजन 2019 में आम चुनाव हुए और देवता फिर पावर में आ गए प्रचंड बहुमत के साथ। उनके बहुमत में आने के बाद में उनके समर्थकों ने पूरी देश में एक गाना बजाना शुरू कर दिया कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सतयुग आयो रे। अब इसको अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए विपक्ष में दम ही नहीं था। उनकी तो जैसे छोटे मोटे विपक्षी दल तो जैसे कोमा में जा चुके थे। आवाज़ तक नहीं आ रही थी, कहीं भनक नहीं मिल रही थी कि कहाँ महारथी पड़े। लेकिन देश के प्रमुख विपक्षी दल अपने इस दूसरे वनवास को देखकर सकते में थी। उससे भी बोलते नहीं बन रहा था। लेकिन जब एक साल बीत गया और अप्रैल मार्च 2020 आया,
और देश में कोरोना का प्रकोप भी साथ साथ। तो कोरोना के आने के बाद में प्रमुख विपक्षी दल में थोड़ी सी ताकत आई और उन्होंने कहा कि काहे प्रोपगंडा फैलाए भैया, अरे देश में कहाँ तुम्हें नजर आ रहा है, सतयुग कहाँ है, भीड़ सड़कों पर भाग रही है, खाना मिल नहीं रहा मजदूरों को, प्रवासी मजदूर अलग परेशान है, मंदी महंगाई मॉब लिंचिंग के इस दौर में तुम्हें सतयुग की सूझ रही है, कहाँ है सतयुग, काहे इतना प्रोपगंडा फैला रहे। इतना सुनना था कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक तेज तर्रार प्रवक्ता बोल पड़े, अरे भैया आप लोगों की यही गलती है, यही गलती है कि सही चीज आप हमेशा गलत जगह जाकर तलाशते हैं। कहाँ से मिलेगा सतयुग? आप सतयुग मंदी महंगाई मॉब लिंचिंग में तलाश रहे हो, प्रवासी मजदूरों की प्रॉब्लम में तलाश रहे हो। अरे सतयुग तलाशना है तो साधु संतों के पास जाओ, वो सात्विक जिंदगी जीते हैं, उनका सतयुग से नाता, वो बताएंगे कि देश में सतयुग है या नहीं है। और ज़्यादा सतयुग देखना है तो देश के मीडिया से पूछ लो, ज़्यादातर मीडिया आपको बताएगी कि देश में तो सतयुग की सुनामी आई हुई है और आपको कहीं नाला तक नहीं नजर आ रहा है सतयुग का। अरे भाई सतयुग कोई पकड़ के हाथ में डालने वाली चीज़ या बैंक में जमा करने वाली चीज़ नहीं है। सतयुग तो महसूस करने की चीज़ है, जैसे सारे महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस करने की आदत डाल लो, क्योंकि आगे तो देश में यही सतयुग चलेगा, ऐसे आसार हैं। इतना कहानी सुनाने के बाद में बेताल ने कहा कि विक्रम मेरा सवाल ये है कि पूरे देश के में सतयुग अगर पब्लिक को नज़र आ रहा है, संत को नज़र आ रहा है, मीडिया को नज़र आ रहा है, तो हमारी विपक्षी पार्टी, हम प्रमुख विपक्षी पार्टी को यह सतयुग क्यों नहीं नज़र आ रहा है? और जवाब जानते हुए भी अगर तू मौन रहा तो तेरा सर जनता दल की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब आगे कुआं पीछे खाई, बात समझ में आई। विक्रम ने कहा कि सुन बेटा, दरअसल अपने देश में एक परंपरा का पालन सारी सियासी पार्टियां पिछले 70 साल से कर रही हैं, और वो परंपरा है कि कभी भी विपक्षी पार्टियों को सत्तारूढ़ पार्टी का विकास या सतयुग नजर नहीं आता, और इसका पालन बड़ी निष्ठा के साथ हर विपक्षी दल करता है। जो इस वक्त पावर में है, ये भी कभी विपक्ष में बैठे थे, तो इन्होंने भी उस वक्त पावर में आने के बाद में जब विपक्ष में बैठे थे तो इन्होंने फौरन आंखों पर गंधारी की पट्टी बांध ली थी। वही पट्टी आजकल प्रमुख विपक्षी दल के पास बैठे पड़ी हुई है, उन्होंने आंखों पर चला दिया है। तो हम कह सकते हैं कि सास भी कभी बहू थी। कोई भी किसी में इतना नैतिक साहस नहीं है वो सत्तारूढ़ पार्टी का विकास या सतयुग देख सके, स्वीकार कर सके, बता सके। ऐसा ही चल रहा है, ऐसा चलता रहेगा। बेताल बोल पड़ा, वाह राजन वाह, तू तो बड़ा भैया बुद्धिमान आदमी है, लेकिन तूने मौन भी भंग कर दिया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हालांकि आज मुझे कुछ देर और रुकना था, बहुत ज़रूरी काम था। भाई विक्रम ने पूछ लिया कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था। बेताल बोला, दरअसल आज मुझे शमशान से मुस्लिम कब्रिस्तान जाना है, वहाँ की एक खूबसूरत चुड़ैल के साथ मेरी मीटिंग फिक्स है, और आज मुझे उसको डेट पर ले जाना है। सुनते ही विक्रम अपना दुख दर्द भूल कर अब उस पर एतराज़ कर बैठा कि शमशान से कब्रिस्तान की ओर, आस्था का धर्म परिवर्तन, लब जिहाद, क्या कर रहे हो? बेताल ने हंसकर कहा कि राजन, अभी तुम मानवों के चरित्र का इन्फेक्शन हमारी दुनिया में नहीं आया हुआ है। अभी हमारी दुनिया को दुनिया वाले, अभी हमारी दुनिया में लब को जिहाद की नज़र से नहीं देखा जाता। मैं चला। इतना कहकर बेताल सौ लेकर उड़ा और फिर उसी पेड़ की डाल पर लंबित मुकदमे की तरह लटक गया। नमस्कार, कैसा लगा आपको?